नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। जिस वक्त हम यहां स्टूडियो में इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी है, जो अगले कई घंटों तक चल सकती है। ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हो रही है। आरोप है कि वाड्रा ने 2009 में पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मोटी रकम घूस में ली थी और जिससे लंदन में कई संपत्तियां खरीदी गई और एजेंसियों की नजर से बचाने के इरादे से इस खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल हुआ। इस डील में वाड्रा के करीबी संजय भंडारी की कंपनी सेंटेक इंटरनेशनल और वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी शामिल थी। इस पूछताछ को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं और जैसा कि जवाब दिया ही जाना था, उसी अंदाज में कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहकर खारिज किया है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में एक सवाल तो पूछना बनता ही है कि वो बीजेपी जो 2014 के चुनावी रैलियों में कह रही थी कि अगर उनकी सरकार बनी तो दामाद जी 6 महीने के भीतर जेल जाएंगे, आखिर वो 5 साल तक क्या कर रहे थे? प्रियंका के कार्यभार संभालने वाले दिन ही इस तरह की पूछताछ जो हो रही है, उसकी टाइमिंग को आखिर क्यों नजरअंदाज किया जाए? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा किया जाना जरूरी है, क्योंकि सीबीआई और ईडी जैसे जो संस्थाएं हैं, उनके गलत इस्तेमाल, उनके बेजा इस्तेमाल को लेकर के विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधती रही हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही जिस तरीके से कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, वो भी इसी तरह की टाइमिंग को लेकर उससे भी सवाल उपजे थे। और एक बार फिर से आज जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है तो ये सवाल और भी मौजूद हो गए हैं, तीखे हो गए हैं कि क्या वाकई केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को, सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। इस सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि आज ईडी की पूछताछ से पहले संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जब सामने आए मीडिया के तो उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे कांग्रेस से और फिर उसका किस रूप में जवाब मिला। पहले एक बार ये दोनों बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1 और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। You didn't even have 1 lakh rupees to start your business. If you would remember, that was the amount which was the starting amount. करोड़पति से करोड़पति तक का यह सफर कैसे तय हुआ कि इन सारे जो आर्म्स डीलिंग थी, जिसके कागज संजय भंडारी के घर से मिल रहे थे, मनोज अरोड़ा जो अभी अरेस्ट हुआ था, जो मिडलमैन के रूप में एक्ट कर रहा था, ये सारे किकबैक्स अंततोगत्वा ये रॉबर्ट वाड्रा के पास जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके लंदन में प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी वो खरीद रहे को तंग करने के लिए कभी ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, कभी इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश है। इनको शर्म आने चाहिए। तो ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरे देश में बहाकार मच जाएगा। अगर रॉबर्ट वाड्रा के को झूठा फंसाया गया तो पूरा चक्का जाम कर देंगे, देश में जाम कर देंगे। इस तरह से एजेंसियों को काम नहीं करने देंगे। ये गलत काम कर रही है सरकार के सारे। दुर्भाग्य है मोदी जी का कि उनकी पत्नी है और उनके साथ वो पोस्टर नहीं लगाते हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के पति हैं और बहुत दिनों से ये लोग, इनके अच्छे संबंध हैं और भगवान करे कि उनका संबंध रहे। उनका जो नाम तमाम सारी चीज़ों में घसीटा जा रहा है, आज तक भाजपा के पास कोई भी चीज़, एक बात भी प्रमाण की नहीं हुई। वो उनकी इमेज खराब करने के लिए कोई काम करते हैं। इसके लिए बहुत ही मडस्लिंगिंग तो राजनीति में आजकल दांव पेच है। सर, तो आज जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी से पूछताछ के लिए जा रहे थे, उस समय उनके साथ प्रियंका गांधी भी थीं और वो ईडी के दफ्तर तक गईं और वहां से फिर वापस लौट आईं उनको छोड़कर। एक तरीके से वापस लौट के उन्होंने मैसेज दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबको मालूम है, देश को पता है कि ये क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को खारिज कर रही है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे, लेकिन जो वाड्रा की कंपनी के साथ जो लेन देन हुए, जिस तरीके से जो ईडी का आरोप है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब टाइमिंग इसकी
जिस तरीके से जिस मौके पे पूछताछ हो रही है, सवालों के घेरे में वो भी है। तो इन सारे सवालों को जरा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव करीब हैं तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होंगे और सरकार की तरफ से हर वो कोशिश होगी, बीजेपी की तरफ से हर वो कोशिश होगी जिसके जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सके और कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करेगी। तो ये तो हर चुनाव में होता है, लेकिन जैसा कि हर बार होता रहा है, जब भी आरोप लगता है तो उन आरोपों की पड़ताल भी जरूरी है। तो हम आज इस चर्चा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाड्रा पर आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है, और इसके पहले भी इसी तरह के मामले वाड्रा को लेकर सामने आते रहे हैं, उन मामलों का क्या हुआ और उन मामलों में अभी तक केंद्रीय एजेंसियों की या जांच एजेंसियों की चुप्पी क्यों बनी हुई है। तो हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले एक बार उनसे परिचय करा देते हैं आपका। हमारे साथ के शुक्ला हैं बीजेपी की तरफ से, और जफर अमीन समाजवादी पार्टी की तरफ से, नीरज राय टीएमसी के नेता हैं, इसके अलावा रामदत्त त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, और कैप्टन एसके द्विवेदी पूर्व आईएएस। इसके अलावा राज बहादुर यादव भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। के शुक्ला, ये आपकी पार्टी 2014 के चुनावों में, हमें अच्छी तरह से याद है, मोदी जी ही कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो दामाद जी 6 महीने के भीतर जेल जाएंगे, और 6 साल तो नहीं लेकिन 5 साल तो हो ही गए। मतलब अब जाकर फिर दामाद जी की याद आई जब चुनाव सिर पर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद जी मोहरा हैं, निशाना कहीं और है? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जब ये बात कर रहे हैं कि निशाना कहीं और है। मोदी जी जब ये कहते थे कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनते ही जो भी अपराधी हैं वो जेल जाएंगे, उसमें दामाद जी का भी उल्लेख आता था। जीजा जी, जो हम तो जीजा जी उनको कहेंगे, उनका भी उल्लेख आता था। अपने देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, और जो कानून के चलने का तरीका है, ये आप सबको मालूम है। जांच हो रही थी, परिस्थितियों के अनुसार उसमें देरी हो रही थी, लेकिन आप ये देखिए कि अभी आपने कलकत्ते के इंसिडेंट का उल्लेख किया टाइमिंग को लेकर। कलकत्ते में क्या था, वहां भी टाइमिंग का सवाल उठाया था सब लोगों ने। क्या था कि उनको 2018 में दिसंबर में भी नोटिस दी गई कि आप आइए, हाजिर होइए। 17 में भी, 16 में भी, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे थे। जब आप हाजिर नहीं हो रहे थे तो 2019 आ गया, 3 बार 4 बार आपको नोटिस दी गई। हम तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, नहीं आप जाइए ना, जब टीएमसी पर हम जब अभी जाएंगे तो बात कर लेंगे। मैं तो कहूंगा कि ये जो मामला, जो ईडी जिस मामले में पूछताछ कर रही है 2009 में, आरोप यह है कि 2009 में जो संजय भंडारी, जो कि वाड्रा के करीबी माने जाते हैं और हथियारों और पेट्रोलियम डील के दलाली में जिनके ऊपर घूस लेने का या दलाली कमाने का आरोप है, उन्होंने 2009 में ब्रैंस्टन स्क्वायर लंदन में एक फ्लैट खरीदा, एक संपत्ति खरीदी, और उसके मरम्मत पर उन्होंने करीब 61 लाख रुपए और खर्च कर दिए। 19 लाख पाउंड में खरीदा उसे, और 61 लाख रुपए और उसके मरम्मत पे खर्च कर दिया, लेकिन बाद में उसे उतनी ही कीमत पे उन्होंने वाड्रा को सौंप दियो, या उनकी कंपनी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया या बेच दिया। अब ईडी को लगता है कि चूंकि जब आपने जिस कीमत में खरीदा उसी कीमत में बेचा, जबकि उस बीच में आपने 61 लाख रुपए उसमें उसके मरम्मत पे भी खर्च किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये काला धन सफेद करने का पूरा खेल चल रहा था। अब ये आरोप 2009 और 2010 का सारा ट्रांजैक्शन है, और हम 2019 में आज इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका, और वो भी तब जब चुनाव एकदम सिर पे है, वो भी उस दिन बात कर रहे हैं जिस दिन प्रियंका गांधी को एक तरीके से अपनी पार्टी का कार्यभार संभालना था। तो ये सवाल क्यों नहीं उठे भाई? ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? ये सवाल इसलिए नहीं उठना चाहिए टाइमिंग को लेकर के, हाँ, कि आज अगर कोई अपराधी व्यक्ति पकड़ा जाए अपराध करता हुआ, हाँ, और उसका किसी राजनीतिक दल से संबंध हो, तो कहा जाए साहब टाइमिंग थी और मेरा चुनाव गड़बड़ करने के लिए इसको अरेस्ट कर लिया। टाइमिंग क्यों नहीं? देखिए, टाइमिंग क्यों नहीं भाई? मैं कह रहा हूं कि 6 महीने में आप जिस दामाद जी को, जीजा जी को आपने कहा कि जेल भेजने वाले थे, आप 6 साल तक
तक उनका कुछ नहीं कर पाते, और जब फिर चुनाव आता है तो आपको उनकी याद आने लगती अगर है। आप- भाई मैं कह रहा हूं कि क्या हुआ उस मामले का। तो आप देखिए कि इस मामले में जो तेजी आई है, आप उसको समझिए कि राजस्थान के बीकानेर में 360 एकड़ जमीन खरीदने का मामला था, 2015 में सामने आया, और इसमें ईडी ने उनको सम्मन जारी किया नवंबर 2018 में, यानी कि मतलब कुछ महीने पहले। अगेन मैं कह रहा हूं, मतलब मुश्किल से दो महीने हुए ना, 3 महीने पहले उन्होंने जारी किया। सितंबर 2018 में एक जो सम्मन जारी किया गया, वो जो गुड़गांव में एक संपत्ति की खरीद का मामला था, उसमें भी सितंबर 2018 में उनको नोटिस जारी किया गया। इस मामले में भी जो पूछताछ हो रही है वो जाकर फरवरी में हो रही है। तो सवाल ये है ना भाई कि ये पिछले 2-3 महीने के भीतर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के आप लोगों ने जो दबाव बनाना शुरू किया है, माहौल बनाना शुरू किया है, हम क्यों ना कहें कि आप माहौल बना रहे हैं, असल में आप कुछ नहीं करना चाहते। आपकी सरकार के एजेंडे में सिर्फ वाड्रा को बदनाम करना, गांधी परिवार को बदनाम करना, ये क्यों नहीं माना जाए? मतलब मैं तो समझना चाहता हूं। और हाँ, इसीलिए ये एकदम सीधा सीधा आरोप है आपकी सरकार पे, इसका जवाब देना चाहिए आपको। आप हाँ। बिल्कुल मानिए, और इसको आप बल्कि हमारी दूरदृष्टि कहिए। हाँ। कि हम 2014 में सत्ता में आए, हाँ। और 2001 में हाँ। आज जिनके साथ ये लोग हाथ पे हाथ मिला के जगह जगह पे खड़े रहते हैं, उन केजरीवाल को कहा कि जिनके ऊपर गुरुग्राम की जमीन का आरोप लगा दो। 2000 जैसा आप बता रहे हैं 9 में आया है मामला, उस समय हमने लगवा दिए आरोप कि हम जब आएंगे 2014 में और 2019 का चुनाव आएगा, उस समय हम ये सब शुरू कर देंगे। वास्तव आपको मैं मानता हूं कि आप लोग इस बात की कदर करिए कि भाजपा कितनी दूरदर्शी पार्टी है कि वो 2009 में प्लानिंग शुरू करने लगती है, 2014 में 11 में प्लानिंग करने लगती है। केजरीवाल का भी उपयोग करती है। 5 साल तक कर रहे हैं। नहीं, आपने जांच एजेंसियों जांच का एजेंसी करने का का क्या? जांच एक साधारण केस 10 साल 15 न्यूज़ चैनलों पे उसको बुलाने के लिए मदारी डमरू बजा रहा है, हर जगह पे आप डिस्टर्ब करना शुरू कर रहे हैं। एक मिनट। उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वो तो समझ ये एक मिनट, इसमें एक कोई दो राय मिनट, नहीं, एक मिनट। लेकिन आप ये भी देखिए कि अपराधी हैं कि नहीं। अपराधी तो आप में सब भरे हुए हैं। 2011 में इनके ऊपर अपने अपराधियों को खड़ा साफ किया, करिए मैंने खड़ा पहले। किया था। ठीक है, पहला नीरज राय खड़ा धैर्य किया केजरीवाल रखिए, जी ने, धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे। जो सोशल एक्टिविस्ट रहे उस समय, अब वो मुख्यमंत्री हैं। भाई आप में जितने अपराधी भरे हुए हैं उन अपराधियों की तो लिस्ट बताइए, नहीं पता है तो नीरज कैसे राय, जाए? नीरज जो राय लोग धैर्य हत्या रखिए, कर रहे धैर्य हैं, रखिए। वो एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई जिस तरह से धीरे चलती है, चाहे पुलिस क्यों हो, धीरे चाहे चलती वो है? धीरे चलती है, क्यों धीरे चुनाव आ चलती गया, है? एक महीना पहले तो कार्रवाई आपकी चलाएंगे। सरकार के एजेंडे में जो मामला सबसे ऊपर था, हर चुनावी रैली में 14 से जिसका पहले तो सीधी बाटा करते थे मोदी दामाद खुद, जी का, ऐसे ऐसे नीरज राय बीच में नहीं बोलेंगे आप। जब मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। तो मैं कह रहा हूं के शुक्ला कि जो आपके प्रधानमंत्री की रैलियों में जो एजेंडा सबसे ऊपर हुआ करता था, तो आखिर इस एजेंडे को लेकर के उस मामले की जांच में ईडी क्यों सुस्त थी, और आपकी सरकार क्या कर रही थी? सबसे क्या कर रही थी? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सब- कि भाई जिस केस में प्रधानमंत्री का सीधा दखल हो, जिसमें जिसका उसकी दिलचस्पी हो प्रधानमंत्री की, उस मुकदमे की अगर जांच अगर इतनी सुस्त चल रही थी, तो इसका मतलब तो इस देश का भगवान मालिक है। फिर आप इसी से निष्कर्ष निकाल लीजिए कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कोई रुचि इस मामले में नहीं थी। क्यों रुचि नहीं थी? बिल्कुल भाई, नहीं थी। अगर कम से होती तो कम उसको वो कम जल्दी से करा कम देते। कम से कम कम से तब तक कम जेल एक भेज दिया गया मिनट, होता। कम से कम 50 रैलियों में, कम से कम 50 रैलियों में छोड़ा गया है, कम से कम उनको जिस हिसाब से अपना काम करना है, लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाना है। तो सही है। कम से कम 50 रैलियों में के शुक्ला, अगर कम से वो- कम 50 रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस केस का जिक्र किया। बिल्कुल क्यों किया, दिलचस्पी नहीं थी लेकिन भाई? जो आप कह रहे हैं क्यों ये दिलचस्पी? आज आपकी दिलचस्पी नहीं होती अगर, तो आज ये संबित पात्रा जो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं जो ईडी करेगी उनसे। जो सवाल संबित पात्रा कर रहे हैं, जो असल में ईडी को पूछना है या पूछेगी, वो सवाल आप, अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं आप? रंजीत अगर जी- आपकी इस केस में दिलचस्प, अगर केस ये बाकी केस जैसा ही है, तो अगर इसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आज संबित पात्रा पीसी करके क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? आप रैलियों में क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? रंजीत कुमार जी, अच्छा होता अगर आप बहस का मुद्दा ये रखे होते हाँ। कि हम क्या एक अपराधी निरपराध व्यक्ति को फंसा रहे हैं। हाँ, अगर वो अपराधी, अगर वो गिल्टी कॉन्शियस बंगाल नहीं में है, दोषी था। तो वो बंगाल कोर्ट में में कमिश्नर क्यों गए भी अपनी दोषी पाया एंटीसिपेटरी बेल के लिए? क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा? आरोप लगा रहे हैं हाजिर आप होइए जाकर कि के, आप नहीं, आप उन्होंने हाजिर आप होइए पर जाकर आरोप के, लगाया। आप थोड़े इंटरोगेशन क्या होगा, व्यक्ति पकड़वा लाइए, इंटरोगेशन करारा चल तमाचा रहा आप है, के मुंह पे मार दिया 4 सुप्रीम घंटे कोर्ट से ने चल रहा है बंगाल में। और उसको कई छुपाने सवालों के का लिए जवाब डमरू वहां बजाना नहीं ठीक है, दे पा रहे ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है।
नीरज राय भी आपके पास भी आएंगे, आपके लिए भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। धैर्य रखिए 2 मिनट। नहीं, नीरज जी को बुलवा लीजिए। नहीं, के शुक्ला आप ये बताइए ना कि भाई कोर्ट में तो उन्होंने कहा ना कि कोर्ट में कहा कि आप राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाना चाहते हैं, और जिस तरीके की टाइमिंग दिख रही है उसमें लगता है कि आप निश्चित रूप से कोई साजिश कर रहे होंगे। इसमें क्यों ना करें, क्यों ना सवाल करें भाई लोग। बेल लेने वही जाते हैं। हाँ, जो क्यों नहीं, किसी को भी एंटीसिपेटरी नहीं के शुक्ला, कोई भी एंटीसिपेटरी बेल कोई भी ले सकता है, कोई भी ले, सबको अधिकार है भाई। वो नियम, वो कानून के तहत हमें अधिकार मिला हुआ है। अगर हमें लगेगा कि आप राजनीतिक साजिश के तहत हमें फंसा सकते हैं, हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार है हमको। क्यों नहीं लेंगे हम? आप क्यों नहीं लेंगे साहब? आप ये देखिए, मैं अब 2 चीजें कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। हाँ, आप ये देखिए 2012 गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, तो यही कांग्रेस की जो सरकार थी, मोदी 8-8, 10-10 घंटे एसआईटी ने, सीबीआई ने, सबने मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए 8-8, 10-10 घंटे जाकर के हाजिर होते थे और उनका इंट्रोगेशन होता था। हाँ। और वो जब पत्रकार पूछते थे, हाँ, वो कहते थे जितनी देर चाहें, जितने दिन चाहें, मैं इंट्रोगेशन के लिए उपलब्ध रहूंगा, मैंने कर नहीं तो डर नहीं। वो कभी एंटीसिपेटरी बेल लेने नहीं गए। उनको ये डर था कि हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वो गए नहीं। क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। मोदी के खिलाफ, जिसके अंदर सच्चे बीज होते हैं, जो गलत होता है, जिसके अंदर डर की भावना होती है, एंटीसिपेटरी बेल लेने वही जाता है। आज तक मैं नहीं गया, आप नहीं गए, हमारे त्रिपाठी जी भी नहीं गए होंगे, हमारे और भी मित्र नहीं गए। आपके खिलाफ अगर गिरफ्तारी का डर रहेगा आपको, तो आप भी जाएंगे, और जाने में कोई बुराई नहीं है। जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं उसको उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गिरफ्तारी का डर तब रहेगा जब गलती हम कोई किए होंगे। हाँ, ठीक है नीरज राय, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर पूछताछ हो भी रही है, ठीक है, तो ये इतनी आपत्ति क्यों है भाई आपको? तो वहां आपको हर केंद्रीय एजेंसी से आज की तारीख में आपत्ति है, सीबीआई से भी दिक्कत है, ईडी से भी दिक्कत है। तो मतलब अब ये तय हो गया है कि जो कोलकाता पुलिस जो तय कर देगी, जो बंगाल की पुलिस तय कर देगी, वही सब आखिरी सत्य है। उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। हमें किसी भी जांच से और किसी भी एजेंसी से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जो मोदी जी और अमित शाह डमरू बजा रहे हैं, हर प्रदेश को टच कर रहे हैं, जो 2014 में जो भाषण दिया करते थे, सीडी लेके घुमा करते थे, क्या 2 महीना चुनाव बचा है तब उनको याद आया है? बंगाल में जो मुहकी खाए हैं ममता बनर्जी जी के द्वारा। क्यों मुहकी खाए? मुहकी तो आपको खानी पड़ी। अरे हमको कहां खानी पड़ी? आप जिस पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए, जिस पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए सीएम उनके घर तक जाकर धरना दे रही थी, उस पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इससे बड़ा तमाचा और क्या होगा? मान रहे हैं। और क्या था कि आप गलत तरीके से, भाई जो सीबीआई की टीम गई थी पूछताछ ही तो करने गई थी। 40 लोग बंदूक लेकर जाते हैं, उनका अपहरण करने गई थी क्या? उस दिन 6 बजे सीबीआई पहुंचती है, उससे पहले रविशंकर प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका था। जिस तरह से कि आज रॉबर्ट वाड्रा में इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा जी का हो गया। इन लोगों को हर चीज पहले ही डिटेल पता होता है कि सीबीआई पकड़ भी सकती है। ठीक है, अगर सरकार में उनको पता भी है तो कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर वो सरकार में डिस्क्लोज करने का संविधान में किसने अधिकार दे दिया है? बात सुनिए, संवैधानिक संस्थाओं को छेड़ने का अधिकार किसने दिया है? ठीक बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को हिरासत में लेकर और एक संवैधानिक संकट खड़ा करने का अधिकार किसने दिया? संवैधानिक संस्थाओं को हिरासत में नहीं लिया गया, उनको गिरफ्तार करने से रोका गया है। अगर मैं गलत होता, हमारी सरकार वहां पे गलत होती, तो सुप्रीम कोर्ट में जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, कंटेम्प्ट नोटिस गया है आपको, वो गया है, वो आपकी सरकार, वो सरकार है। हमारा यह था कि राजीव कुमार को किसी भी हालत में कंटेम्प्ट का नोटिस गया है, भूलिए मत। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा है बोलने दीजिए, और आपके कमिश्नर को पेश भी होने के लिए पेश होने को बोला गया है। हम शहर स्वीकार करते हैं। हमारा था कि आप कलकत्ता में नहीं पूछ सकते हैं, न ही आप दिल्ली में पूछ सकते हैं। शिलांग में गया है, क्यों नहीं पूछ सकते? दिल्ली में डमरू हिलाया जा रहा है। जागीर है, कोलकाता ममता बनर्जी की जागीर है। कलकत्ता ममता बनर्जी की जागीर नहीं है तो मोदी की भी जागीर नहीं है। सुन लीजिए, मोदी और तड़ीपार की भी जागीर नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं कि आप छेड़छाड़ करते रहेंगे। कल मुंह की खाए हैं तो आज उसको छुपाने के लिए तुरंत डाल दिए। इससे 4-4.5 साल पहले वो कहां थे? हेलो, बेशर्मी जो है ना, कोई टीएमसी से सीखे। बेशर्मी नहीं रंजीत जी कि आपको इतना करारा तमाचा लगा है, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। बेशर्मी बेशरम मोदी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह से ज्यादा कोई नहीं है। आपने आपके दो आरोप थे, आपके दो आपत्तियां थी, दोनों खारिज कर दी गई। पहली बात, आपकी सीएम
पुलिस कमिश्नर को पूछताछ से बचाने के लिए, भाई मैं कह रहा हूं अगर पूछताछ अगर हो जाती पुलिस कमिश्नर से तो संविधान की हत्या हो जाती। क्या सीएम हमारी उन्होंने कमिश्नर नहीं, हर भारतीय के लिए खड़ी हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। कमिश्नर अगर होता तो सीएम नहीं संवैधानिक जाती। संकट आ गया था, क्या संवैधानिक संकट आ जाता अगर संकट आ गया था? कमिश्नर से पूछताछ हो जाती? सुन लीजिए बता दूं क्या गया था। बताइए, आप जानते हो नहीं जानते तो अभी सुन लीजिए। बताओ ना। 3 अक्टूबर 18 को विजय वर्गीय जी और मुकुल राय के जो संवाद हुए थे उसका ऑडियो लीक हुआ था। एक आईपीएस को सिखाना है, गिरफ्तार करना है। 2 दिन पहले मोदी जी की वहां पे रैली होती है, अपरोक्ष रूप से कमिश्नर के ऊपर डायरेक्ट कमिश्नर पहले से कमिश्नर 2013 से जब से एसआईटी की जांच शुरू हुई थी तब से शक के घेरे में थे। कमिश्नर क्यों नहीं? जब शक के घेरे में जो आदमी है उसको सबक सिखाने की अगर बात कोई राजनीतिक रैलियों में कर रहा है, नहीं कर सकता, ये तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात होती है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात होती है। संवैधानिक पदों बैठा हुआ प्रधानमंत्री एक दल के नेता बनकर, प्रचारक बनकर ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता। किस संविधान में लिखा हुआ है भारत के? क्या प्रधानमंत्री हैं कि एक पार्टी के नेता हैं? नहीं, प्रधानमंत्री अगर सुनिए प्रधानमंत्री ने कब उन्होंने राजीव कुमार का नाम कब लिया प्रधानमंत्री ने? अपरोक्ष रूप से मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, शायद आपने इस चीज को ध्यान में नहीं लिया। अब सुन लीजिए, मतलब अगर राजीव कुमार, अगर नहीं कोई फैक्ट है तो उसको बताइए ना कि किस तारीख, कौन सी रैली हमको बताइए। मैं अभी वो रैली निकलवाते हैं, वो रैली उसको हमारे पास सारे फुटेज हैं, आप बताइए कौन सी रैली निकलवाइए। और सुन लीजिए, राजीव कुमार जी को चिल्लाया जा रहा है कि नोटिस गया, राजीव कुमार जी हाजिर नहीं हुए। तो क्या संवैधानिक संस्थाएं या कोई भी चीज अगर गलती करती है तो उसके ऊपर के अधिकारी को नोटिस दिया जाता है कि नहीं कि आपका जूनियर हमारे पास नहीं आ रहा है, जांच में सहयोग नहीं दे रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं नीरज राय, कि जब पुलिस कमिश्नर कोलकाता को 2 बार नोटिस दी गई और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो डीजीपी को भी नोटिस भेजा गया जिसका संज्ञान तक नहीं लिया उन्होंने, और इसीलिए डीजीपी को भी कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब जानकारी दुरुस्त रखिए, और पूरा ये ऑन रिकॉर्ड है, डेटेड है नीरज राय कि किस तारीख को सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा और किस तारीख को डीजीपी को भेजा। लेकिन न पुलिस कमिश्नर ने इसका कोई जवाब दिया और न ही डीजीपी ने इसका कोई जवाब दिया। इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का शक होता है तो पुलिस वहां कार्रवाई कर सकती है। टीएमसी जैसे बंगाल को अपनी जागीर की तरह चला रही है ना, ऐसे कोई सरकार नहीं चलाती। आप कोई लोकतंत्र के पुरोधा नहीं है, आपने भी लोकतंत्र का वैसा ही गला घोटा है वहां, उसी तरीके से गला घोट के रखा है आपने, उसी तरीके से गला घोट के रखा है आपने लोकतंत्र का वहां, जैसे जो आरोप बीजेपी पे लग रहे हैं। इसलिए आप दूध पे धुले हुए नहीं है, दूध पे धुले हुए नहीं है। ये वो आप ही की पार्टी है ना बंगाल में, जब अभी स्थानीय जब इलेक्शन निकाय के चुनाव हुए 34% सीटों पे निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए, क्योंकि डर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी टीएमसी प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े होने की। अरे क्या बात करते हैं? ऐसा ये लोकतंत्र बना के रखा है आपने, ये लोकतंत्र बना के रखा है आपने, ये लोक, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोग, आप तो तथ्यों के आधार पे बोला, तथ्यों के आधार पे 34% जगहों पे निर्विरोध चुनाव हुआ, क्योंकि कोई पॉपुलैरिटी नहीं, क्योंकि लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो डर से आपके प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, मजबूत है। ठीक है, यही मतलब भारतीय जनता पार्टी और इस तरह का दोहरापन छोड़िए। देश सब समझ रहा है, देश सब समझ रहा है, देख रहा है, यहाँ की जनता देख रही है कि किस तरह का लोकतंत्र आपने बचा के रखा है। लोकतंत्र है, जनता की सरकार है वहां पे। ठीक बात, देश की पहली मुख्यमंत्री है जो जिसमें एक पार्टी, जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को रैलियां करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये लोकतंत्र आपने बना के बिना रैली के यही रैली कर रहे हैं लोग। कितनी शर्म की बात है कि यहाँ नौटंकी करते करते यूपी में, अरे एयरपोर्ट अथॉरिटी आपकी है, किसी भी एयरपोर्ट पे उतारते हो वहां पे, यह नौटंकी करने की क्या जरूरत है कि झारखंड में उतारे? इतनी जगह रैलियां होती है, हर जगह हेलीकॉप्टर उतारता है, बंगाल में उनको अलग से एयरपोर्ट चाहिए। किसने कहा? कोई नोटिस है लिखित में नहीं देंगे हम उस पे। कमाल, शाहनवाज वहां पे करते हैं। अरे शाहनवाज हुसैन की क्या बात करते हैं जो भागलपुर में मेंबर ही नहीं जीत सकता, वो जाके मुर्शिदाबाद में सीट जिताएगा। क्यों नहीं होने दी? क्यों नहीं होने दी? गजब बात करते हैं। क्यों नहीं होने दी? दफ्तर के बाहर खड़े होकर के उन्होंने 500 लोगों को संबोधित किया बीजेपी दफ्तर के सामने, क्यों रैली होने नहीं दिया? गजब, नहीं होने दिया। अभी अब कानून व्यवस्था वहां पे गड़बड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आरोप बढ़ेंगे। हुआ तो आप भागलपुर को संभालें शाहनवाज हुसैन, मुर्शिदाबाद को मत संभालें। सब ठीक, यानी कि मतलब कोई बंगाल में न जाए, सब आप अकेले सब ऐसे ही चले जा रहे हैं लोग। बंगाल पूरा टारगेट करके बैठे हैं, ठेका ले रखा है बंगाल का संभालने का। बंगाल तो है, एक बंगाल ने सबक सिखा दिया इनको।
वो सबक वक्त तो सिखाने का काम जनता करती है। आप जनता तो है, जनता आप के क्या हम हैं, सिखा देंगे? जननायक हैं, हम आपके क्या हाथ वहाँ में पे? और आपके वश में क्या है? जो सिखाने वाली जनता है उस समय पर सब सिखा देगी। रंजीत जी, ठीक है, छोटा सा जवाब। जफर अमीन छोड़, मैं अभी आता हूं आपके पास, के शुक्ला, मैं आपके पास आता हूं। जफर अमीन, क्या स्टैंड है भाई इसमें? बीजेपी की जो एक सरकार है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और कई बार टाइमिंग को लेकर लगता भी है कि हाँ ये ठीक, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है उससे शक तो होता ही है कि अगर आज जब चुनाव इतने करीब आ गए हैं तब अब ये सब सारी बातें हो रही है, जो कि कम से कम 5 साल 7 साल से पब्लिक डोमेन में जिस पर जो बातें हैं, जिस पर चर्चा होती रही है, अचानक से आकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सारी एजेंसियों की नींद खुल जाती है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, तो सवाल तो मन में उठेगा ही। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनावी रैलियों से चुनाव की तैयारी करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसकी जांच एजेंसियों से अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। चुनाव के 3 महीना पहले देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन दिल्ली में फाइनल हुआ, तो दूसरे दिन समाजवादी पार्टी का खनन का मामला सीबीआई लेके चल दी। उसी तरह से बहन मायावती जी का जब घोषणा हो गई पूरी तरह से, तो फिर उनके खिलाफ भी शुरू हो गया। उसके बाद जब सारा विपक्ष कलकत्ता में एक मंच पर आया तो वहां सीबीआई चली गई। अब रहा सवाल ये कि जब एक्टिव हुई प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, तो अब उस पर शिकंजा तगड़ा कसने लगे। हमारा ये कहना है बहुत सीधा सीधा सा कि जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के अंडर में अगर नहीं है तो चंद्रा कोचर के मामले में आईसीआई बैंक नहीं, ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ईडी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें जहां पूछताछ चल रही है रॉबर्ट वाड्रा से, और वहां थोड़ी हलचल बढ़ गई है मीडिया कर्मियों की, तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद पूछताछ खत्म हो गई है और रॉबर्ट वाड्रा बाहर आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे, क्या कहते हैं, अब मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों से बात करेंगे या नहीं पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन अगर बात करेंगे तो हम जरूर आपको ले चलेंगे उनके पास। हाँ जफर अमीन, बात पूरी करिए। अब देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नहीं साहब, संवैधानिक संस्थाओं पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हम नहीं ऐसा कर रहे हैं, तो चंद्रा कोचर के मामले में, आईसीआई बैंक के हजारों रुपए के घोटाले के मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है, उसमें उसने एक पैनल बनाया और एक क्लू मिला, और उसमें उन्होंने पैनल बनाए कि इतने लोगों से हमको पूछताछ करनी है। और जो लिस्ट सूची बनाया उन्होंने पूछताछ की, अमेरिका में बीमारी हालत में बिस्तर पे हैं, भगवान उनको ठीक करे। हमारे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने ट्वीट करके कहा कि सीबीआई दुस्साहस कर रही है और सीबीआई जो है बेकसूर को फंसा रही है। आप ही बताइए कि देश का वित्त मंत्री कोई सीबीआई सूची बना रही, ये तय करेगा कि अपराधी कौन है या किसने घोटाला किया। आप देखिए, अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले की बात है, इससे स्पष्ट हो गया कि सीधे सीधे जितनी जांच एजेंसियां हैं उसमें दखल है सरकार। वो केंद्र सरकार के कहने पे चल रही। अगर उनके लोगों का नाम उसमें आ जा रहा है तो जैसे कि मुकुल राय का नाम आया हुआ है, मुकुल राय को देखिए, उनसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात यह है, हम अगर सीबीआई को विपक्ष इस देश का पालतू तोता कह दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, और विपक्ष अगर तोता कह रहा है तो बुरा लग रहा है। और सत्ता पक्ष जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है सामना में कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर पालतू कुत्ते की तरह बंधी हुई है, तो आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। रहा सवाल कि इस देश में इंसाफ है कि नहीं, जो सही बात है जनता देख रही है, गांव तक ये मालूम है। लेकिन इस तरह लेकिन ये बात तो ठीक बात आपने कही कि सीबीआई का इस बात से कोई यकीन नहीं करेगा कि अगर सरकार कह दे कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जिसमें कि सरकार का कोई दखल नहीं होता है, तो ये अपने आप में उसी तरह का झूठ है। जैसे कि लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है उसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, वो उसी तरह का कुछ मामला है। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, जो टीएमसी कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की रैलियां रोकी जा रही है, ये एक सही परंपरा है क्या? ये लोकतांत्रिक परंपरा है क्या?
देखिए वहां भी हाँ। जो सीबीआई ने एक काम गलत किया, बहुत सीधे सीधे। हमारा ही कहना है कि उसने नोटिस दिया, चाहे गृह सचिव को दिया, चाहे डीजीपी को दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जांच चल रही थी। तो अगर उन्होंने उसमें सहयोग नहीं किया तो मुश्किल से 4-6 घंटा लगता ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेते आते। हमारा यह कहना है कि यह तरीका गलत था। इस तरह से 40 लोगों को लेके किसी के दरवाजे पर और उसके घर पे जाके आप पूछताछ करने नहीं गए थे। और आपको बता दें, पंकज श्रीवास्तव जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनका बयान आया है कि हम पूछताछ करने गए थे, लेकिन अगर सहयोग ना करते तो हम पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार कर लेते। ये उनका बयान आया चुके थे पहले ही, उनका बयान पहले से ये आया है। तो हमारा ये कहना है कि उनकी नीयत साफ नहीं थी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभी ईडी दफ्तर के बाहर, जहां पूछताछ चल रही है रॉबर्ट वाड्रा से। अभी वहां से वो बाहर निकलने ही वाले हैं और ये 2 अलग अलग कैमरों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किस तरह की हलचल है और किस तरह की सरगर्मी है। थोड़ी देर बाद बहुत मुमकिन है कि रॉबर्ट वाड्रा बाहर निकले। क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे इस पूछताछ को लेकर, नजर रहेगी सबकी, हमारी भी है। जैसे ही कुछ होगा हम आपको ले चलेंगे वहां सीधे। फिलहाल चलते हैं रामदत्त त्रिपाठी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं रामदत्त जी। एक का जवाब तो लेते जवाब ले लेंगे सर, क्या करिएगा जवाब सब कब आजकल सवाल जवाब सवालों के साथ ही चलिए। हाँ ठीक है, चंदा कोचर पे बात नहीं करनी आज आज रॉबर्ट वाड्रा पे बात करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा बाहर आ जाएंगे, क्या करिएगा, इतने सारे इस देश में इतने सारे मामले हैं कि अगर सब पर एक साथ बात करने लगेंगे तो किसी पे बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक एक करके बात करते हैं। रामदत्त त्रिपाठी, ये इस टाइमिंग को कैसे देखें? टाइमिंग कुछ सवाल खड़े करती है कि नहीं, या ये मान लें कि जैसा जितनी मासूमियत से के शुक्ला ने कह दिया कि भाई इस देश में तो क्या करिएगा, जांच एजेंसियां इसी तरह से काम करती हैं और बहुत सारे मुकदमे हैं जो कि सालों तक खींचते रहते हैं, तो वो भी ऐसा ही मुकदमा था, खिंच गया, लेट हो गया, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बिजनेसमैन है और प्रॉपर्टी का या और चीज़ों का उनका बिजनेस है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि वो प्रियंका गांधी के पति हैं, जो इस समय राजनीति के मैदान में आ रही हैं और जिसको लेके काफ़ी चर्चा है। और अपने देश का जो माहौल है उसमें कोई भी जो बिजनेस चलाता है तो ये साफ है कि उसको तमाम तरह से दाएं बाएं करना पड़ता है। और आप देखिए कि केवल रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं है कि 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, संबित पात्रा कह रहे थे। अपने ही उत्तर प्रदेश में है एक साहब जो एक लैम्ब्रेटा स्कूटर और 2000 रुपए से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था और फिर कितने बड़े साम्राज्य के मालिक हो गए। और कोई साहब जो है वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे और आज वो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। खाकपति से अरबपति बन गए, जो जेल में बंद नहीं, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे और पेट्रोल की अब रिफाइनरी चलाते हैं, कितना बड़ा अंपायर हो गया है और 48 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के भी बहुत प्रिय हैं वो लोग। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में आप छानबीन करेंगे तो इनकम टैक्स की या इस तरह की चीजें आती हैं, उनको एकदम से अपराधी कहना मुझे लगता है कि बहुत नहीं है। बहुत सारे लोगों पे इनकम टैक्स बकाया, आप फिल्मी स्टार ले लीजिए, सब बकाया रहता है। तो लेकिन इसमें मामला रामदत्त जी ऐसा नहीं, वही कह रहा हूं कि जिस तरह से आज वो आक्रामक ढंग से संबित पात्रा, भी संबित पात्रा इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, संबित पात्रा तो पार्टी है। जिस तरह से वो सारे चिट्ठा लेके संबित पात्रा आए, उससे ये शक जरूर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ये इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है और केवल एक नहीं है। आज ऐसा लग रहा था कि ईडी ने अपना क्वेश्चन पहले पात्रा जी को व्हाट्सएप कर दिया था कि हम क्या पूछेंगे। तो पता चला कि आगरा में एक साहब के यहाँ छापा पड़ा जो मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के बहुत करीबी थे। तो जिस तरह से चुन चुन करके ये विपक्षी फेयर होना, देखिए मेरा ये मानना है कोई संस्था हो, कोई भी मुखिया हो, कोई अथॉरिटी हो, उसको फेयर होना। अगर आप फेयर नहीं है तो आपकी नियत पे सवाल उठाए जाएंगे। और खास करके मोदी जी ने जिस तरह से सीबीआई की ऐसी तैसी कर दी, पूरा ज्वाइंट डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हैंडल किया, जिस तरह से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मकसद शायद ये नहीं है कि
नहीं तो भाई इतना टाइम पड़ा था, स्विस बैंक का पैसा काहे नहीं लाए? काहे नहीं ले आए? ठीक स्विस बात। बैंक का पैसा भी ले आओ, ठीक बात। कोई रोक तो है नहीं, और आपके पास तो पूरी सरकार थी। इतने लोग भाग गए जो वो देश उनको छोड़ क्यों नहीं के, रोक लिया? हाँ। उनको आपने नहीं रोका, नागरिकता बदल रहे हैं, और आपके वित्त मंत्री खुद ही वकालत कर रहे हैं जिससे पूछताछ सीबीआई करना चाहती है। तो डेफिनेटली ये लगता है, मैं नहीं कहता कि रॉबर्ट वाड्रा ने हेराफेरी नहीं की होगी, बहुत सारे बिजनेस वाले करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इस समय लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, ताकि प्रियंका गांधी का जो प्रभाव न पड़े और उन पे एक आरोप उनको से काउंटर उनको- किया जा जी, सके, जी, मतलब जी। हाँ, लगता चूंकि है ये बीजेपी, इसका मतलब ये माना जाए जैसे कि ये भाई लोग कयास तो लगाए ही जाते हैं प्रियंका गांधी का और- सक्रिय राजनीति और में आना। शुक्ला जी अपराध की बात कर रहे थे। हाँ। हमारे प्रदेश को तो एक ये भी गौरव मिला कि मुख्यमंत्री खुद अपने खिलाफ क्रिमिनल केस वापस ले रहे हैं। यही पूरी दुनिया में मैंने के त्रिपाठी ने बताया कि जवाब दूंगा, इसका भी दूंगा। पूरी दुनिया में बताया के शुक्ला, ऐसा हुआ के शुक्ला इसका जवाब दे ही दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। दूंगा। रामदत्त जी ने इसका जो जवाब पूछा- मांग लिया। नहीं तो ये इसका जवाब दे ही दीजिए कि भाई नहीं, जवाब एक साथी फिर हम सब दे रहे हैं। नहीं, देखिए अभी मुझे लगता है ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, हालांकि दे रहा हूं। कोई उदाहरण दुनिया में किसी जगह का दे दे। एक सेकंड आज ही छपा अखबार में कि मुजफ्फरनगर के कितने जो है वो दंगे के 39 लोगों पे हाँ, केस आप 119 वापस है ले भाई। आए। भाई तो जिन पर सचमुच क्रिमिनल केस है, हाँ। आईपीसी सीआरपीसी का दंगा का, हाँ, हत्या और वो तो आप आगजनी जैसे वापस ले मुकदमे रहे हैं जिनके खिलाफ, उनको तो सही आप बात। मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप। और क्या हुआ गुजरात में जब ये नोटबंदी हुई थी, कितने लोगों ने पैसा जमा किया था, बड़े बड़े नाम आए थे, उनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं। हीरा व्यापारियों ने तमाम हेराफेरी की। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पक्षपातपूर्ण है, और अगर फेयर नहीं है तो अथॉरिटी उसकी इज्जत नहीं होगी। हाँ, मतलब उसका ये सिर्फ सम्मान ये नहीं है होगा। कि जांच सही तरीके से हो, ये जरूरी नहीं है। जांच सही तरीके से होती हुई दिखनी भी चाहिए, लोगों को लगना भी ये चाहिए, सब लोगों पे होना चाहिए है ना, ना, सबके लिए लागू आप होता है। कुछ लोगों को हाँ। मेहमान के शुक्ला, बनाया और कुछ के लोगों शुक्ला, को- जो रामदत्त जी ने आरोप लगाया उसका जवाब देखिए देना चाहिए मैं आपको। सारी बातों में जवाब दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैंने नहीं, कहा- सिर्फ रामदत्त नहीं, जी मैं सब बातों में जवाब दूंगा ना। हमको तो एक साथी तीनों को बोलना है। मैंने तो हाँ। फैक्ट- पहली बार रामदत्त जी ने कहा हाँ। कि योगी जी ने अपने ऊपर नहीं, मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया, आप ले रहे हैं ना। नहीं, मैं देखिए आपने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए। अगर आपने नाम नहीं लिया आप नहीं, बताइए कौन नहीं, है। उन्होंने कहा कि आप बताइए कौन रहे है। हैं। उन्होंने कहा कि आप उत्तर बताइए प्रदेश को कौन है। ऐसा गौरव हासिल है हमने कि नाम एक नहीं ऐसा लिया। मुख्यमंत्री है। आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, आप मुझे भी जानते हैं। नाम किसी ने नाम नहीं लिया। आप मुझे भी जानते हैं, मैं आप आपको योगी भी जी को जानता बदनाम मत हूँ कीजिए। और भली बात जानता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, लग रहा है सुन आपका लीजिए। जी अंदर से पीड़ित है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुन योगी लीजिए। जी की गलती थोड़े है, बनाने वाले की गलती नहीं है। नहीं, आपने जो कहा है वो सबको मालूम है आप क्या बनाया कह तो रहे उन्होंने, हैं। अरे- जो आपने कहा वो सबको अरे मालूम है। योगी जी अपने आप थोड़े जो बैठ आपने गए। बोल रहे हो सबको मालूम है, तो उसमें ठीक है, आप क्यों हाँ। वो उसमें आ रहे हैं। बनाने ठीक है, जो वालों इन्होंने को कहा हाँ, कि क्यों वापस ले लिए गए, यहाँ के बनाने मुख्यमंत्री ने वालों अपना को नाम सवाल वापस उठाया। इशारों में कर दिया। इस समझने वाले समझ आप गए भी बिहारी मतलब के दोहे उनको की तरह हाँ। कि इन्होंने एक चुटकुला बोल दिया। चुटकुला नहीं योगी सच्चाई जी है। ने- नहीं इसको अरे चुटकुला भाई ना सुनिए, कहिए। बीच में ना ठीक है, बोलिए। के शुक्ला जफर अमीन, अब जफर मैं अमीन आप बोल बोल रहे लेने थे, मैं आज बीच में नहीं दीजिए। बोल रहा जफर था। अमीन बोल लेने दीजिए इनको। हाँ, जवाब देने दीजिए। देखिए योगी जी के ऊपर जो मुकदमे लिखाए गए थे हाँ। वो तब लिखाए गए थे जब सांसद थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री अरे थे। भाई ऐसे आदमी को बनाना और नहीं सुन चाहिए। लीजिए, गजब। सारे के सारे सरकार का सारे के सारे मुकदमा है। मुकदमे किया काम, राजनीतिक पूरी थे जानकारी और है, राजनीतिक कई आधार पर के ऊपर फंसाए गए लगे हैं, थे। वीडियो ये भी जो भी उनका मुजफ्फरनगर रावण- उल्लेख कर रहे हैं वो भी ऐसे ही अपनी थे। सरकार रावण जो आते भी हुए वीडियो भी बना गलत हुआ है। दिखाए जाते हैं, जो भी सरकारें आती हैं ठीक है। वो वापस लेती हैं। समाजवादी के पार्टी शुक्ला, भी लेती है। रॉबर्ट अगर वाड्रा वो भी यही कह रहे हैं। राजनीतिक परंपरा लगाएंगे, का निर्माण कर रही है, क्या अगर ये भारतीय जनता राजनीतिक पार्टी खत्म है? होगा तो ये भी खत्म होगा। जिसकी सरकार बनी है, देखिए उसको अगर वापस आप ले ले, अपराधी नहीं है अपना मुकदमा तो आप वापस किसी भी किया। जांच हैं? एजेंसी के सामने हाजिर होइए, जांच एजेंसी आपका कुछ नहीं कर सकती। मोदी जी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन ठीक अगर है, आप ठीक है, आगे अपराधी बढ़ते हैं, हैं, तो आगे आप बढ़ते हैं। किसी जफर conscious जफर होंगे, अमीन, हाँ, ठीक आप है। डरेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं लेकिन जो भी चंदा कोचर ठीक की है। बात कही गई वो भी सुन लीजिए। जाने दीजिए चंदा कोचर को, जाने दीजिए ना, बहुत बातें हो चुकी है उसके नहीं, बारे में। नहीं, छोड़ दीजिए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। यही इस बात का मैं- सबूत है कि जांच एजेंसी भारत केंद्र सरकार जाने के दीजिए उसको। प्रभाव मैं ऐसी नहीं बात करती है। नहीं है, वरना हाँ, अरुण हाँ, जेटली ठीक को है, ट्वीट ठीक है, करने की ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, अरुण जेटली को ठीक ट्वीट है। करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जफर बोल रहे हैं तो हम बस लोग हो गया। वो प्रमाणित नहीं एक कर मिनट, सकते। नीरज राय, जी। नीरज राय, एक मिनट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि के शुक्ला, बस जो आपने कहा ना,
यही एकदम बिल्कुल यही दलील कांग्रेस भी दे रही है कि ये मुकदमे जो जांच हो रही है। वापस किया, कोई उदाहरण बताइए भारतीय राजनीति में कि अपने कलम से अपना मुकदमा वापस किया। यही तो पूछ योगी जी और वो बीजेपी की सरकार का मुकदमा है। आप पचरुखिया कांड बीजेपी की सरकार का मुकदमा है। आपका सवाल बिल्कुल सही जवाब दिया है के शुक्ला जी ने, उन्होंने समझ लिया कि आपका इशारा किस तरफ था। भाई अब इकलौते हैं, सबको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सबको। हाँ, कैप्टन एसके द्विवेदी, ठीक है कैप्टन एसके द्विवेदी, इमरजेंसी में जेल में थे कैप्टन एसके द्विवेदी। हाँ, मैं कह रहा था कि ये ठीक है, एक मिनट, जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो मामले हैं उसमें संजय भंडारी नाम का एक आदमी है, उसमें मनोज अरोड़ा नाम का एक आदमी है जो उनके साथ। हाँ, और संजय भंडारी वो आदमी है जिसके खिलाफ 2005 में पहले एक रक्षा सौदे में और फिर 2009 में एक पेट्रोलियम डील में बड़ा किकबैक लेने का, बड़ा घूस लेने का आरोप है। और उस आदमी की कंपनी से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो स्काईटेक हॉस्पिटलिटी है उसको फ्लैट ट्रांसफर किए जाते हैं। मैं थोड़ा चूंकि टेक्निकल चीजें इसलिए आपसे समझ लेता हूं कि ये लंदन के ब्रैंटन स्क्वायर 12 ब्रैंटन स्क्वायर में ये एक 18 करोड़ में एक फ्लैट खरीदा गया था, जिस पर ऐसा कहा जा रहा है कि संजय भंडारी ने 61 लाख रुपए उसके रिनोवेशन पे खर्च कर दिए और उसके बाद उतने ही पैसे में, यानी कि 19 लाख पाउंड में 18 करोड़ में ही उन्होंने स्काईटेक हॉस्पिटलिटी को, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी बताई जा रही है, उसको बेच दिया। अब किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई जितने में खरीदा उतने ही में बेच दिया और उस पर 61 लाख रुपए और लगा भी दिए उसके रिनोवेशन पे उसके। तो ये सब खेल जो है असल में, जैसे आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि जिस तरीके से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का सारा गेम होता है काला सफ़ेद करने का, तो ये आरोप है। अब सवाल तो ये किसी को मन में उठेगा ना कि संजय भंडारी जैसा आदमी जो कि टेंटेड है, जिसके ऊपर रक्षा और पेट्रोलियम डील में इस तरह के आरोप हैं, उसकी कंपनी से क्यों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? भाई आप तो पॉलिटिकल इतना सेंसिटिव मामला है ना, क्योंकि आप देश के उस पार्टी के करीब हैं, उसके रिश्ते में आते हैं जो इस देश में एक लंबे समय तक राज करता रहा है, जिसका स्टेक, पॉलिटिकल स्टेक इतना हाई है। तो आपको तो इतना तो पता ही होगा कि संजय भंडारी कौन है और इससे आमद रफ्त रखनी है कि नहीं रखनी है, फिर भी ये सब हो रहा था। तो ये रंजीत जी देखिए, अगर ऐसे बैकग्राउंड न बना होता तो आज शायद हम लोग यहाँ न बैठे होते और ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच न कर रही होती। हाँ। टेक्निकली मनी लॉन्ड्रिंग के जो इस तरह के बड़े केसेस होते हैं वो इसी तरह से ट्रैक होते हैं कि भारत का पैसा विदेशों में जाता है और एक दूसरे रास्ते से घूम करके फिर वापस आता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखेंगे तो उसमें इसका बड़ा स्पष्ट प्राविधान दिया हुआ है। ठीक बात। दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, अब उनको मोहरा बनाया जा रहा है। और वास्तविकता ये है कि ज्यादातर लोग, मैं एक्यूज नहीं करूंगा किसी को, स्पाइनलेस होते जा रहे हैं, जिनमें ये दम नहीं है कि वो खड़ा होकर ये कह दें कि इस कार्य को इस तरह से किया जाए जो पूर्व में होता रहा है। वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, सीबीआई के डायरेक्टर्स रहे हैं जिनको मैं जानता हूं, और वो कह देते थे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर से कि साहब ये काम ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। जो दम अब लोगों में, अधिकारियों में नहीं रह गया, और उसी का नतीजा ये हो रहा है कि ये तमाशा बन के रह गई हैं और आज इनकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। चाहे वो वेस्ट बंगाल का केस देख लीजिए, या उसके पूर्व चंदा कोचर वाला केस देख लीजिए, या ये इंस्टेंट केस है रॉबर्ट वाड्रा साहब का, इसको देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा साहब के केस में जो टाइमिंग की बात आप कर रहे थे, उसको शायद अभी बैकग्राउंड अभी वकील साहब बताएंगे। उसमें केटीएस तुलसी साहब की एक एप्लीकेशन पड़ी थी एंटीसिपेटरी बेल के समय पर। अच्छा, जब सीबीआई ने ऑब्जेक्शन किया था, और सीबीआई कह रहा है, स्टैंड करेक्टेड, ईडी ने ऑब्जेक्शन किया था कि साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जांच में, और इनको डायरेक्ट कम से कम किया जाए कि ये अपीयर हो और ये बतावें। तो उस समय तो नहीं, लेकिन जो सेकंड डेट पड़ी थी उस पर इनके वकील जो अपीयर हुए, केटीएस तुलसी साहब के जूनियर, उन्होंने ये दरखास्त दी थी कि 6 फरवरी को हमारा क्लाइंट जो है वो ईडी के सामने उपस्थित होगा, और वो आज की डेट है जो आज ईडी में वो उपस्थित हुए। ठीक है। तो टाइमिंग्स का जहां तक प्रश्न है, लेकिन एक बड़ा बेसिक प्रश्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप गौर करेंगे तो संवैधानिक क्राइसिस जब होती है तो इस बात को देखा जाता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की प्रक्रिया को पहुंचा दे रहे हैं,
और जब समाज के ऊपर के ही लोग इस प्रकार का घालमेल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये 2009 से मामला चल रहा है, आज 2019 में हम लोग बैठे हैं, 10 वर्ष हो गया। कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, कहीं पे कुछ है, वकील साहब ज्यादा डिटेल में बतावेंगे। तो वहां पर ये अगर इतना टाइम लग गया इन्फोर्समेंट एजेंसी को काम करने में, वो भी जब टॉप प्रायोरिटी का केस था, तो ये कदाचित एक प्रश्न का निश्चित रूप से खड़ा करता है कि आखिर इतना डिले कैसे हो रहा है, और एंड व्हाई दिस, और इतना हाई प्रोफाइल केस जो कि जिसके एक पॉलिटिकल मतलब उसमें तब्दील हो जाने की पूरी गुंजाइश है। हाँ, पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, इसके रिपरकशन है। फिर भी अगर डिले हो रहा है तो इसमें कुछ तो सवाल। एक बिंदु आप और भी कहना चाहता था कि आपने जो अभी डिटेल्स दिए, तो सिर्फ लीगल प्रोविजन बता रहा हूं कि जो कंपनी होती है, तो कंपनी की अपनी एक लीगल पर्सनालिटी होती है, एक वो अलग होती है। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जो काम किया हो उसके लिए डायरेक्टर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो, तो ये कंपनियों के उसमें इसका भी ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना ठीक बात है। उसकी एक लीगल नुआंस है, ठीक है, इसकी जांच तो करेगी, उसका जो लीगल जो इशू है उस पर तो ध्यान देगी। हमारे राम बहादुर यादव भी हैं हमारे साथ, जरा इसी जो आपने अभी कहा इनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं इनसे कि इस मामले में जो जितना पब्लिक डोमेन में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने जितनी सूचना हमारे पास थी वो हमने शेयर की। अगर आपके पास कोई ज्यादा जानकारी है तो भी साझा करिए। और इस मामले में आपको क्या लगता है कि वाकई वाड्रा के सामने एक लीगल कर्टेन है कि नहीं, उससे बच जाएंगे वो कि नहीं? भाई कंपनी का मामला था, कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ, मैं डायरेक्टर था इसलिए मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है उसमें। किसी सब्जेक्ट पे बिना पूरा केस के फैक्ट का अध्ययन किए बिना लीगल ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। ठीक बात है। लेकिन जैसा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, खबर पहुंची आपके यहाँ आना है, तो मेरे पास कुछ और मटेरियल भी नहीं आपका था जैसे मैं देख पाता जी। लेकिन मैं एक बात मोटे तौर पे आपसे सबसे अनुरोध करूं, वो यह है कि कानून जिस तरह काम करता है और न्यायपालिका उसका जो अंतिम फिर बिंदु है, उसमें सिखाया जाता है कि आप न्याय कर रहे हैं यही काफी नहीं है, न्याय होता दिखना भी चाहिए। और वो न्यायपालिका के लिए अकेले नहीं है, प्रशासन में भी दिखना चाहिए कि निष्पक्ष है, पारदर्शिता है। ठीक बात। दुर्भाग्य सौभाग्य से कुछ सौभाग्य लोग कह देंगे, कुछ लोग दुर्भाग्य कहेंगे, जिसकी जैसी दृष्टि, लेकिन निष्ठा भी जिसकी निष्ठा दृष्टि से ज्यादा जरूरी निष्ठा है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु। ठीक बात। लेकिन मैं दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों ही बातें करता हूँ। एक इतिहास का मैं विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मुझे एक दिन कोई बता रहा था, शायद ये त्रिपाठी जी करेक्ट कर दें गलती बोलूं तो, कि कोई नवाब था, वो डूबा जा रहा था किसी पानी में, तो एक भिस्ती ने उनको बचा लिया। भिस्ती को उन्होंने नवाब साहब ने एक दिन का राजा नवाब बना दिया। वो कौन नवाब थे मैं नहीं बताऊं, त्रिपाठी जी बताएंगे। और उन्होंने एक बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया कि चमड़े का सिक्का चला दिया, जो कभी नहीं चला था। इस समय अभी कुछ हालात वैसे ही बन रहे हैं, कुछ ऐसे तुच्छ काम हो रहे हैं। त्रिपाठी साहब ने अभी कहा कि अपने खिलाफ मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं। और जो वर्तमान आज का जो चर्चा का है, जिसलिए आपने आज मुझे हम लोगों सबको बैठाया है, उस पर हमारा कानूनी बिंदु होकर के दूसरी बात मैं आपसे प्रार्थना करूं। और वो मैं महसूस करता हूं, आई मे बी रॉन्ग, पांडे शुक्ला साहब उसको दूसरे से लेंगे, कि दो उसके उद्देश्य मुख्य हैं। पहला उद्देश्य जो 2014 में माननीय मोदी जी ने जनता से वायदे किए थे, जिसे बाद में कहा ये तो सब जुमलेबाजी थी, उस पर लोग सवाल करेंगे। चलिए छोड़ दें आपने क्या कहा था, लेकिन 5 साल में क्या आपने किया है, तो सवाल पूछेंगे ही लोग। और ये चर्चा का विषय न बने, चर्चा बदल जाए कि सीबीआई चोर, बेईमान, ईडी पकड़ रही है इनको, बंगाल बेईमान है, वाड्रा बेईमान है, तो उसकी बीबी प्रियंका जी बेईमान हो गई। तो कुल मिला के दो उद्देश्य हैं। एक तो जो असली विषय होने चाहिए चुनाव में, जनता पूछेगी, उसे दिमाग भटका दे। और दूसरा जनता को ये बताना सब चोर हैं, ये हमारे खिलाफ जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा एक्सेट्रा, ये सब चोर मौसेरे भाई हैं, चोरी करके ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनको हम ठीक कर देंगे, हम निकले ईमानदार हैं। और वो सवाल न उठाए जाएं जो ऐतिहासिक काम इन्होंने कर दिए हैं, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे कुछ और बहुत सारी बातें हैं जो नेता लोग ठीक कर लेते हैं। इसलिए
इसलिए मेरा अपना मानना ठीक ही है, है ठीक कि है। ये पूरी तरह से प्रायोजित है, ठीक है। और ये निश्चित रूप से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास आखिरी 3 मिनट है और एक एकदम शुद्ध राजनीतिक सवाल लेके मैं सबके पास जाऊंगा आखिरी एकदम क्लोजिंग कमेंट के लिए आखिरी एकदम शुद्ध राजनीतिक सवाल है। रामदत्त त्रिपाठी, क्या बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को इसलिए गिरफ्त में लेना चाहती है क्योंकि वो प्रियंका के आने से घबराई हुई महसूस कर रही है? मतलब राजनीतिक सवाल है और इसका संक्षेप में जवाब सर, ताकि सबसे मैं एक बार बोल और बीजेपी के नेता बाय नेम हमेशा कहते रहे हैं दामाद और इटली और ये जिस तरह से, तो जाहिर है कि वो पर्सनल टारगेट में तो रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें अगर फेयरनेस तभी मानी जाती है जबकि और लोगों पे भी इसको किया जाता और जो दोषी हैं, और ठीक चुनाव के पहले तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और देखिए कई बार ये उल्टा पड़ता है, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करना ही जनता पार्टी में उनकी वापसी का कारण बना। लोग सत्ता का अगर आप अपने विरोधियों पे दुरुपयोग करते हैं तो उसका फायदा विपक्षी दल को मिलता है हमेशा। ठीक बात है। कैप्टन एसके द्विवेदी, इसी सवाल वही है, क्या कांग्रेस प्रियंका से घबराई हुई है बीजेपी? देखिए ये पॉलिटिकल प्रश्न है, इसका उत्तर मुझसे न लें तो बेहतर अच्छा, होगा। ठीक है, आप नहीं चाहे तो ना भी दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। इशू हो तो जरूर। हाँ, ठीक बात है। के शुक्ला, डर का नतीजा है ईडी की पूछताछ। मैं आपके सारे चैनल में बैठे हुए जितने लोग हैं यहाँ पर इस डिबेट में, उन सबकी तरफ से एक उत्तर दे रहा हूँ। आज मुझे जो लेने आपकी चैनल की गाड़ी गई थी, उसके ड्राइवर एक मुस्लिम भाई थे। रास्ते में वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं यहाँ बीजेपी की तरफ से बोलने आ रहा हूँ। पहली बार वो आए थे मुझे लेने। संक्षेप में रास्ते में बात चलने लगी तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ, इस समय मोदी तो बहुत परेशान किए है, प्रियंका आ गई, वो प्रियंका जो है उनके पति को आज अरेस्ट किया गया, वो सब हो रहा है। तो उसने एक बहुत बढ़िया बात कही। उसने कहा भाई साहब कोई कुछ भी कह ले, अब मोदी जी के खिलाफ बोले, भाजपा के खिलाफ बोले, उसकी भावना को उभेरने के लिए। तो उसने कहा देखिए कोई कुछ भी कह ले, मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। तो मैंने कहा क्यों? बोले पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक ये नहीं कहता है हिंदू मुस्लिम, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करता है। लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के साथ है और जनता भाजपा के साथ है। के शुक्ला सवाल कर रहे थे हमारे साहब कि इन्होंने किया क्या? अरे हमारे पास करने के लिए इतना है कि 1 घंटे की ठीक है, उसके लिए के शुक्ला, आप जब चाहिए ठीक है, के शुक्ला, नीरज राय, क्योंकि अपराधी सब परेशान। ठीक है, परेशान कर रहे हैं, अपराधियों का सम्मान कर रहे हैं, कमरे में बुला रहे हैं, आ जाओ गेम में खेलो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, भारतीय जनता ठीक है, हो गया सर, हो गया। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई के शुक्ला। मैं सिर्फ एक बात इसमें कहना चाहता हूं कि जैसे आपकी इस कहानी पे बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ, हो सकता है मेरी बात पे आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ड्राइवर जरूर जानता होगा कि आप बीजेपी के अच्छी तरह जान रहा था, अच्छी तरह से चैनल वाले बता के भेजे होंगे। नहीं जानेगा आप लोग बैठते ही बता देते हैं कि आप कौन है। जब ये डिबेट मोदी चैनल बात शुरू कर देंगे आप लोग। 30 सेकंड में बात खत्म करिए एकदम से। आप चैनल आज आप लोगों का समय है कि और ऐसे ही लोग यहाँ पर बुलाते हैं। 15 से कड़ी पार का गुणगान रंजीत जी आपके ऊपर ये आरोप लगाऊंगा कि आपका चैनल एक विशेष वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर चलता है और यहाँ संवैधानिक कब्जा कर लिया नहीं, हमारे गेस्ट आपकी डिबेट कभी पक्षपातपूर्ण हमेशा कभी भी ऐसे ढंग से नहीं बोलते हैं जो कैसी बात कर रहे हैं भाई? हमने टीएमसी से सवाल किया, पैनल आप बना, जब टीएमसी से सवाल किया तब तो आपने नहीं कहा है। हमारे पर सवाल इतना किया गया तो सब संभल के आप सुन रहे थे। देश की जनता, प्रदेश की जनता की भावनाओं की जानकारी नहीं है। आप जनता के सामने सवाल पूछवाता हूँ, आपको पूछ लीजिए जनता क्या जवाब देती है। मालूम है, ठीक है, ये आप आरएसएस में सबको मालूम है। मोदी जी अच्छे हैं इसलिए तो कह रहे हैं कि फेयर होना चाहिए ना, अच्छे आदमी को फेयर होना चाहिए। वो आपको नहीं दिख रहा
है क्योंकि आपकी दृष्टि भाई, नहीं, हमको कैसे दिखेगा? हमारा ये कहना है, एक मिनट, उसको वैसी सृष्टि दिखेगी। हमारा ये कहना है कि अभी संबित पात्रा जी ने जो ठीक है भाई, वक्त इतना ही था, वक्त इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। के शुक्ला जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे चैनल का जो ड्राइवर पक्ष जब पक्षपातपूर्ण नहीं है तो हम पर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? आपने खुद कहा, तो हम इतना बड़ा आरोप आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारा तो हमारी कंपनी का तो ड्राइवर भी पक्षपातपूर्ण बात नहीं करता भाई। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाड्रा से पूछताछ अभी भी जारी है। अभी तक वाड्रा बाहर नहीं आए हैं। जब भी आएंगे हम सारे अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहे नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।